हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीमिंग में। तो माई सेल्फ रेनू गहलोत और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपकी 9th क्लास की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 15 खाद्य संसाधनों में सुधार। तो आइए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि प्रीवियस चैप्टर में हमने इस चैप्टर का जनरल इंट्रोडक्शन लिया था। क्लियर, क्या देखा था? और आप सभी को पता है चैप्टर का लेक्चर नंबर है आज लेक्चर नंबर 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया एंड देन आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो देखो, मैंने आपको ओवरऑल बताया कि इस पूरे चैप्टर में हमें 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं। पहला है फसल उत्पादन में उन्नति और दूसरा है पशु कृषि। पहला क्या है? फसल उत्पादन में उन्नति, दूसरा है पशु कृषि। अब ध्यान से सुनो, जो फसल उत्पादन में उन्नति है उसमें हमको 3 पॉइंट्स पढ़ने थे। पहला है फसल की किस्मों में सुधार, कि फसल को हम किस तरह सुधार सकते हैं, फसल उत्पादन का प्रबंधन, और तीसरा है फसल सुरक्षा प्रबंधन। क्लियर है? फिर हमें जो सेकंड टॉपिक है इसमें हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। मुर्गी पालन पढ़ना है, मछली पालन पढ़ना है, मधुमक्खी पालन पढ़ना है। एक टॉपिक मिस है इसमें, आपका क्या हो जाएगा? डेयरी फार्म आ जाएगा। डेयरी फार्म आ जाएगा या फिर आप, हाँ ठीक है, डेयरी फार्म आ जाएगा। क्लियर है? तो हमने लास्ट क्या पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में? सेकंड टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में बीच में छोड़ा था। फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया था, सेकंड टॉपिक हमारा बीच में छूट गया था। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था? सेकंड टॉपिक में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि पोषक तत्व क्या होते हैं। तो पोषक तत्व क्या होते हैं, या फिर पौधे को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये पोषक तत्व पौधे कहां से लेते हैं? ये पोषक तत्व पौधे लेते हैं आपके जल, वायु, मिट्टी से। जल से क्या लेते हैं? आप बोल सकते हो जल से हाइड्रोजन व ऑक्सीजन लेते हैं। वायु से क्या लेते हैं? कार्बन व ऑक्सीजन लेते हैं। बाकी के जो 13 तत्व है वो कहां से लेते हैं? मिट्टी से लेते हैं। क्लियर? और उसमें भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वृहद पोषक तत्व और आपके सूक्ष्म पोषक तत्व। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या बात करी? खाद के बारे में बात करी। खाद क्या होता है, कैसे इसका निर्माण होता है, खाद क्या है? कार्बनिक पदार्थ, इसका निर्माण अपशिष्ट पदार्थों से होता है। वही इसके कंपैरिजन में हमने क्या देखा? इसके कंपैरिजन में हम लोगों ने बात करी उर्वरक की। किसकी बात करी? हम लोगों ने उर्वरक की, कि उर्वरक का निर्माण जो होता है फैक्ट्रियों में किया जाता है और इसमें अकार्बनिक पदार्थ होता है। क्लियर? प्रारंभ में तो ये मिट्टी के अंदर वृद्धि करता है फसल उत्पादन में, फिर धीरे धीरे मिट्टी को खराब कर देता है। ठीक है, उसमें उर्वरकों की या फिर पोषक तत्वों की मात्रा को कम कर देता है। जल के साथ बहकर जलाशयों में चला जाता है, जल प्रदूषित करता है। ठीक है, क्लियर? और वही खाद हमारे लिए फायदेमंद था। फिर हम लोगों ने देखा कि जो खाद बनाने के निर्माण, कि खाद किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो खाद बनाने के लिए जो पशुओं का अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको इकट्ठा कर लो, घर से निकलने वाला पेड़ पौधों का कचरा, ठीक है, फल सब्जियों का कचरा, वो सब इकट्ठा करो, उससे खाद बन जाएगा। और जल्दी बनाना है तो उसमें आप क्या डाल दो? उसमें आप डाल दो केचुए। ठीक है, क्लियर? फिर आता है आपका हरी खाद। हरी खाद क्या है कि अगर आपको कोई भी खेत में फसल बोनी है तो फसल बोने से पहले आप क्या करोगे? फसल बोने से पहले खेत में आप कौन सी फसल बोओगे? या तो पटसन, मूंग या फिर गंवार बोओगे। फिर उसके ऊपर हल चला दोगे। जैसे ही हल चलाओगे वो सारे पेड़, छोटे छोटे पेड़ किसमें मिल जाएंगे? मिट्टी में मिल जाएंगे। और इनके अंदर जो नाइट्रोजन व फॉस्फोरस है वो किसको मिल जाएगा? मिट्टी को मिल जाएगा। तो इसके अंदर नाइट्रोजन फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं इसके ही आगे का टॉपिक। सेकंड टॉपिक है आपका क्या? सिंचाई। ठीक है, सेकंड टॉपिक ही चल रहा है आपका, मतलब जो आपका फर्स्ट टॉपिक था उसका सेकंड टॉपिक चल रहा है फसल उत्पादन प्रबंधन। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने किसके बारे में बात करी? पोषक तत्वों के बारे में। फिर हमने किसके बारे में बात करी? खाद व उर्वरक। अब हम किसकी बात करेंगे? तीसरा बात करेंगे सिंचाई की। क्लियर? करें स्टार्ट आज का लेक्चर। अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले 2 बेसिक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां से क्वेश्चन बनता है, मैं आपको समझा देती हूं। देखो, एक वर्ड आता है हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? पेड़ पौधों से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? पेड़ पौधों से।
और वहीं अगर बात करें श्वेत कांति, जो किससे संबंधित है, दूध से संबंधित है। दूध कैसा होता है आपका, व्हाइट होता है, दूध से संबंधित है। तो हरित क्रांति मतलब कि वहां पर पेड़ पौधे फसलों की संख्या में वृद्धि करनी है, ठीक है। जब फसल की संख्या में वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं उत्पादकता बढ़ेगी, ठीक है। और हमें उत्पादकता ही तो बढ़ानी है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, क्लियर। फिर उसके बाद देखो श्वेत क्रांति की बात कर रहे हैं, दूध को बढ़ाना, ठीक है, क्लियर है। तो वो श्वेत क्रांति के अंदर आता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है आपका सिंचाई। क्या है, सिंचाई वाला टॉपिक है। अब ध्यान से सुनो, सिंपल सी बात है, फसल है, फसल को आप उगाओगे, ठीक है। जनरली खेती सब लोग करते हैं, ठीक है। अब फसल को आप उगाओगे तो इनडायरेक्टली खेती कर रहे हो। अब फसल को अच्छी प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, फसल को अच्छी प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए वाटर। जब फसल को पानी मिलेगा तभी वो अच्छी वृद्धि कर पाएगी, जब अच्छी वृद्धि होगी तभी उसका उत्पादन अच्छा होगा, हमें उत्पाद अच्छा मिलेगा, क्लियर। तो जनरली सारी फसलें जो होती है वृद्धि के लिए किस पे डिपेंड करती है, आपके पानी पे डिपेंड करती है। पानी कहां से मिलता है, फसल को बारिश से मिलता है, ठीक है। अब कभी कभी क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, तो बारिश नहीं होती है। अब जब बारिश नहीं होती है तो क्या वो फसल वृद्धि कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, कहीं ना कहीं फसल जो होती है खराब हो जाती है। तो इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, सिंचाई की जाती है, ठीक है। जनरली मोस्ट ऑफ द केस में जो कृषि के लिए या फिर जो कृषि के क्षेत्र में आप बोल सकते हो कि जो पेड़ वो फसलें होती है उनकी जो वृद्धि होती है वर्षा जल से ही होती है, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कभी मान लो बारिश नहीं आई तो उस समय वो फसल खराब हो सकती है, तो वहां पर सिंचाई के द्वारा भी उस फसल की अच्छे से उसको जल दिया जाता है ताकि वो फसल अच्छे से वृद्धि करे, क्लियर है। तो यही लिखा है, भारत में अधिकांश कृषि वर्षा पर आधारित है। भारत के अंदर अधिकांश कृषि किस पे आधारित है, वर्षा पर आधारित है। अगर वर्षा सही टाइम पे हो, जनरली देखो आप लोग बारिश का इंतजार करते हैं, बारिश आती है, खरीफ की फसल बताई थी मैंने आपको, ठीक है। बारिश आती है, अपन लोग फसल बो देते हैं मई जून के अंदर, ठीक है। और फिर पूरी बारिश में वो फसल क्या होती है, अच्छे से फलती है, फूलती है, और अगस्त के अंदर और सितंबर में हम उस फसल को काट लेते हैं, ठीक है। तो भारत के अंदर जो कृषि है मोस्ट ऑफ द किस पे डिपेंड है, वर्षा पे डिपेंड है। अगर वर्षा हुई तो फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है। अधिकांश क्षेत्रों में फसल की उपज समय पर मानसून आने तथा वृद्धि काल में वर्षा होने पर निर्भर करती है। अगर टाइम पे मानसून आ गया तो वहां पर वो फसल अच्छी वृद्धि करेगी, उस किसान को फायदा होगा। इसीलिए कम वर्षा होने पर फसल उत्पादन कम हो जाता है। अब क्या हो रहा है कि अगर मान लो टाइम पे मानसून आ गया, जब टाइम पे मानसून आ गया तो वर्षा भी टाइम पे हो गई, फसल को अच्छा खासा पानी मिल गया, फसल ने अच्छी वृद्धि करी, उत्पादन अच्छा होगा। बट अगर मानसून टाइम पे नहीं आया तो फसल को प्रॉपर अमाउंट में जल नहीं मिलेगा, जब फसल को प्रॉपर अमाउंट में जल नहीं मिला तो उत्पादन अच्छा नहीं होगा। फसल की वृद्धि काल उचित समय पर सिंचाई करने से संभावित फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। अगर फसल को आपको अच्छा उत्पाद चाहिए फसल से तो उसकी वृद्धि के समय आपको उसको एक उचित जल देना होता है। और अगर वर्षा नहीं हुई तो अब हम बारिश पे डिपेंड तो नहीं कर सकते ना फुल्ली, क्योंकि अगर मान लो बारिश नहीं हुई तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब वहां पर क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। और सिंचाई की ऐसे की जाती है, भारत में पानी के अनेक स्रोत है और विभिन्न प्रकार की जलवायु है। इन परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की सिंचाई की विधियां पानी के स्रोत में की उपलब्ध के आधार पर अपनाई जाती है, जैसे कि कुएं, नहरें, नदियां, तालाब। इनके द्वारा क्या की जाती है, खेतों में सिंचाई की जाती है, खेतों को पानी दिया जाता है। खेतों के अंदर जो फसल है उस फसल को इन सबके द्वारा पानी दिया जाता है। कुएं हो गए, नदी हो गए, तालाब हो गई या आपकी नहरें हो गई, क्लियर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुएं। कुएं भी दो प्रकार के होते हैं। एक आपने बोरिंग देखा है आपका, कि बोरिंग में क्या करते हैं, मशीन लाते हैं, फिर मिट्टी के अंदर बहुत बड़ा गड्ढा करते हैं पाइप से और फिर वहां पर पानी निकलता है, ठीक है। और एक आपके जनरल कुएं होते हैं बहुत बड़े बड़े गोले से, ठीक है। तो वहां से सिंचाई करते हैं। देखो कुएं से सिंचाई करते हैं। पहली सिंचाई, कुएं दो प्रकार के होते हैं। कुएं भी दो प्रकार के होते हैं, खुदे हुए कुएं और नलकूप वाले कुएं, ठीक है। खुदे हुए कुएं द्वारा भूमिगत जल स्रोतों में पानी को एकत्रित किया जाता है। मतलब क्या है, नॉर्मल कुएं की बात हो रही है, बहुत गहरा होता है अंदर तक और बहुत बड़ा होता है राउंड सा, ठीक है। और वहां पर भूमि के नीचे वहां पर क्या होगा, जल को स्टोर किया जाता है। नलकूप आप इसको किससे कंपेयर कर सकते हो, वो बोल सकते हो बोरिंग वगैरह बोल सकते हो, ठीक है। नलकूप में पानी गहरे जल स्त्रोत से निकाला जाता है, पानी बहुत गहरे जल स्त्रोत से निकाला जाता है। इन कुओं से सिंचाई के लिए पानी को पंप द्वारा निकाला जाता है। फिर आता है आपकी नहरें। नहरों का यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत सारी नहरें चल रही है सिंचाई के लिए।
देखो, यह सिंचाई का बहुत विस्तृत एवं व्यापक तंत्र है। इसमें पानी एक या अधिक जलाशयों में अथवा नदियों में आता है। मुख्य नहर की शाखाएं निकलती है जो विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती है। फिर आता है आपका थर्ड पॉइंट, क्या होता है, नदी जल को उठाव प्रणाली। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। क्या होता है ना कि बहुत से जलाशय ऐसे होते हैं जिनमें जल स्तर कम होता है। जिन जलाशयों में क्या होता है, जल स्तर कम होता है, जिन जलाशयों में या फिर जिस नदी का जल स्तर कम होता है, मतलब इतना पानी नहीं है कि उसको हम डायरेक्ट सिंचाई के लिए यूज में ले जा सके, तो वहां पर हम क्या करते हैं, मान लो ये नदी जा रही है, अब इसका जल स्तर बहुत कम है, तो यहां पर हम एक दीवार बनाएंगे। जब यहां पर हम दीवार बनाएंगे तो यहां पर पानी क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और फिर उस इकट्ठे हुए पानी से हम क्या करेंगे, खेतों में सिंचाई करेंगे। उससे क्या करेंगे, खेतों में हम सिंचाई करेंगे। तो क्या है, नदी जल उठाव प्रणाली। जो नदी का जल था, जल का स्तर कैसा था, बहुत कम था, उसको हमने क्या करा, एक दीवार बनाई। दीवार बनाने से वहां पर पानी का स्तर उठ गया, तो नदी जल उठाव प्रणाली है। ठीक है, जिन क्षेत्रों में जलाशयों में कम पानी मिलने के कारण, जिन क्षेत्रों में जलाशय में बहुत कम पानी मिलता है, नहरों का बदलाव अनियमित तथा अथवा अपर्याप्त होता है, वहां जल उठाव प्रणाली अधिक उपयोगी होती है। नदी के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी को निकाला जाता है, डायरेक्ट पानी को निकाल लेते हैं। फिर आता है तालाब। सिंपल सी बात है, तालाब से भी क्या किया जाता है, सिंचाई को काम में लिया जाता है, सिंचाई की जाती है। अब तालाब में पानी कहां से आया, तालाब में पानी आया वर्षा जल से। तालाब में पानी कहां से आया बेटा जी, तालाब में पानी वर्षा के जल को स्टोर किया, तभी तो तालाब में पानी आया। ठीक है, तो छोटे जलाशय में छोटे क्षेत्र में बहते हुए पानी का संग्रहण करते हैं, तालाब के रूप में कर लेते हैं। कृषि में पानी की उपलब्धि बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियां जैसे कि वर्षा के पानी का संग्रहण, जल विभाजन का उचित प्रबंधन द्वारा किया जाता है। इसीलिए छोटे छोटे बांध बनाने होते हैं जिससे कि भूमि के नीचे का जल स्तर बढ़ जाए, और छोटे छोटे बांध वर्षा के पानी को बहते से रोकते तथा मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब एक और है, लास्ट टॉपिक है इस सेकंड वाले पॉइंट का। कौन सा पॉइंट है आपका, फसल चक्र या फिर फसल पैटर्न। ठीक है, देखो, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा, सेकंड हमने खाद उर्वरक के बारे में पढ़ा, थर्ड हमने सिंचाई के बारे में पढ़ा, फोर्थ हम बात करेंगे फसल पैटर्न के बारे में। ठीक है, फसल पैटर्न क्या है कि फसल को हम किस तरह से उगाएं ताकि उसकी उत्पादकता अधिक हो। फसल को हम किस तरह से उगाएं क्योंकि उसकी उत्पादकता अधिक हो। सिंचाई में हमने क्या बात करी कि फसल जो है वृद्धि के लिए सिंचाई पर, या फिर फसल जो है वृद्धि के लिए वर्षा के जल पर निर्भर है। अगर वर्षा हुई तो उत्पादन अधिक होगा, वर्षा नहीं हुई तो उत्पादन कम होगा। अब हमने एक और मतलब तोड़ निकाला है कि हम फसल की उत्पादकता कैसे बढ़ा सकते हैं, सिंचाई करके। सिंचाई हम कहां से कर सकते हैं, कुएं से, नदी से, नहरों से, तालाब से। ठीक है, अब बात करते हैं फसल पैटर्न की। ठीक है, फसल पैटर्न में क्या है, अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए फसल पैटर्न क्या है, देखो फसल पैटर्न कुछ नहीं है, अधिकतम लाभ अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए आप फसल को किस किस तरीके से उगा सकते हो, तीन तरीके से उगा सकते हैं, मिश्रित फसल, अंतर फसलीकरण और फसल चक्र। मिश्रित फसल में क्या होता है, ध्यान से सुनना, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक फसलों को, एक ही खेत है उस खेत में दो या दो से अधिक फसलों को लगाया जाता है। ये खेत है, इस खेत में मान लो यहां पर भिंडी बो दी, यहां पर बाजरा, यहां पर मक्की। ठीक है, तो अलग अलग क्या कर दिया यहां पर, एक सेकंड,
ठीक है, अलग अलग आप बोल सकते हो कि एक ही खेत में अलग अलग दो या दो से अलग अलग प्रकार की क्या कर दी, फसलें लगा दी। ये फसलें क्यों लगाई, ताकि एक फसल मान लो, एक वाली पोर्शन मानो भिंडी लगाई, भिंडी और पालक लगाया, तो मान लो भिंडी की फसल खराब हो गई तो कोई बात नहीं, पालक तो हमें फायदा दे देगा ना, पालक का उत्पादन तो हमें मिल जाएगा। तो ये मिश्रित फसलें या फिर मिश्रित खेती इस प्रकार इसलिए की जाती है ताकि एक फसल का नुकसान हो जाए तो कोई बात नहीं, दूसरी से तो हमें फायदा मिलेगा। फिर दूसरी आती है आपकी अंतरा फसलीकरण। इसमें भी क्या होता है, दो या दो से अधिक फसलें लगाते हैं, परंतु एक निश्चित पैटर्न में, दो या दो से अधिक फसलें लगाते हैं। कैसे, एक निश्चित पैटर्न में, एक निश्चित पैटर्न में। देखो मान लो यहां पर गेहूं लगा दिया, ठीक है, फिर यहां पर क्या लगा दी, मक्की लगा दी, फिर यहां पर वापस गेहूं लगा दिया, फिर यहां पर मक्की लगा दी। तो यहां पर एक निश्चित पैटर्न है। वही मिश्रित खेती में एक प्रकार का निश्चित पैटर्न नहीं है, ध्यान से समझो, यहां पर एक निश्चित पैटर्न नहीं है, यहां पर एक निश्चित पैटर्न है, एक निश्चित वो है कि आप बोल सकते हो कि एरिया डिसाइड कर दिया, इसमें आपको गेहूं बोना है, इसमें मक्की बोना है, इसमें बाजरा बोना है, ऐसे। तो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि फसल पैटर्न क्या होता है कि फसल को आप किस तरह से उगाएगी ताकि आप उसको अधिक से अधिक आपको लाभ प्राप्त हो। सबसे पहले मिश्रित फसल में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ खेत में उगाया जाता है। एग्जाम्पल ये रहा, एग्जाम्पल बताऊंगी अभी मैं आपको। फिर आता है अंतरा फसलीकरण में क्या होता है कि दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित पैटर्न में, ये जो निश्चित पैटर्न वाला वर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट है, एक निश्चित पैटर्न में उगाया जाए, दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित पैटर्न में उगाया जाए ताकि उससे अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। क्लियर, ठीक है। देखो बात करते हैं मिश्रित फसल की। मिश्रित फसल में क्या है, देखो दो या दो से अधिक, क्या है मिश्रित फसल में, इंपॉर्टेंट है, मिश्रित फसल में दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाया जाता है। क्या बताया, दो या दो से अधिक फसल है उसको एक ही खेत में उगाया, जैसे कि गेहूं चावल, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, गेहूं सरसों, मूंगफली सूरजमुखी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मान लो एक फसल खराब हो गई परंतु दूसरी तो है जिंदा, दूसरी से तो हमें कुछ उत्पाद मिलेगा। मान लो अपने खेत में क्या बोया था, सिर्फ और सिर्फ गेहूं बोया था, अब क्या हुआ, पानी वानी कम रह गया, गेहूं क्या हो गया, खराब हो गया पूरा, या फिर ठीक है गेहूं खराब हो गया। अब आपने खेत में क्या करा, दो फसलें बोई, एक में गेहूं बोया, एक में चना बोया। मान लो गेहूं खराब हो गया बट चना तो है, उससे तो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है, इसलिए की जाती है। और फिर देखो इससे हानि होने की संभावना कम हो जाती है, नुकसान होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि एक फसल नष्ट हो जाने पर दूसरी फसल की उत्पादन की आशा तो रहती है। मान लो हमारी एक फसल खराब हो गई परंतु दूसरी फसल तो है जो हमें अच्छा उत्पाद देगी, दूसरी फसल तो है जो हमें अच्छा उत्पाद देगी, ठीक है। फिर देखो बात करते हैं अंतरा फसलीकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल दोनों के इंपॉर्टेंट है। अंतरा फसलीकरण में भी दो या दो से अधिक फसलें लगाई जाती है परंतु एक निश्चित पैटर्न में। देखो अंतरा फसलीकरण में दो या दो से अधिक फसलें एक साथ एक ही खेत में निश्चित पैटर्न में, निश्चित पैटर्न में, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, निश्चित पैटर्न में लगाई जाती है। कुछ पंक्ति में एक प्रकार की फसल तथा उसके एकांतर में दूसरी पंक्ति में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं, जैसे कि सोयाबीन, मक्का, बाजरा, लोबिया। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एग्जाम्पल क्या है, सोयाबीन, मक्का, बाजरा और लोबिया, दोनों के एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों में ही एक से अधिक फसलें खेतों में उगाते हैं, बस अंतरा फसलीकरण में एक क्रम में उगाते हैं, एक निश्चित पैटर्न के अंदर उगाते हैं। क्लियर। फिर देखो बात करते हैं थर्ड फसल चक्र की, ठीक है। फसल चक्र में क्या होता है कि जब हम किसी भी खेत में, ध्यान से सुनो, ये खेत है, अब इस खेत में अगर हम एक ही प्रकार की फसल बोएंगे तो क्या होगा, जब एक ही फसल लगातार एक ही प्रकार की फसल बोने से खेत में, ध्यान से सुनना, खेत में लगातार एक ही प्रकार की फसल बोने से कहीं ना कहीं खेत के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, खेत में
देखो, दो ऋतु बताई मैंने आपको, खरीफ की फसल बताई और एक आपको रबी की फसल बताई। तो खरीफ की फसल, मान लो आप अगर खेत में खरीफ की फसल ही उगाओगे तो मिट्टी में क्या होगी, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। इसीलिए एक बार खेत में खरीफ की फसल उगाई जाती है, फिर रबी की फसल उगाई जाती है, फिर खरीफ की फसल, फिर रबी की फसल उगाई जाती है। ठीक है, मतलब एक ही प्रकार की फसल को लगातार खेत में नहीं उगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी से सारे पोषक तत्व ले लेती है। जब वो मिट्टी से सारे पोषक तत्व लेगी तो मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। जब पोषक तत्व कम हो जाएंगे तो उत्पादन अधिक होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए जो फसल है, खेती है, फसल चक्र के फॉर्म में करनी चाहिए। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को फसल चक्र कहते हैं। परिपक्वन काल के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए, यह नमी तथा सिंचाई की उपलब्धता पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप बात कर लो कि अभी बारिश आएगी, ठीक है, अब अप्रैल मई में बारिश आएगी तो कौन सी फसल बोएंगे हम? खरीफ की फसल बोएंगे, बाजरा, मक्का, ये सब बोएंगे। फिर उसके बाद में अप्रैल में उसको काट लेंगे। फिर उसके बाद में हम नवंबर में कौन सी फसल बो देंगे? उसके अंदर रबी की फसल बो देंगे। ठीक है, यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो एक वर्ष में 2 या 3 फसलों से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। देखो, खरीफ की फसल में जो गर्मी वाली फसल थी वो गई, उससे उत्पादन प्राप्त किया, फिर रबी की फसल बोई तो उससे अच्छा उत्पादन प्राप्त किया। ठीक है, एक साल में 2 या 2 से अधिक फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं फसल चक्र को अपनाकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा फसल चक्र। ठीक है, बताओ क्लियर है इतना? यस या नो? देखो, हमने क्या देखा? कुछ नहीं देखा। हमारा टॉपिक चल रहा है सेकंड वाला टॉपिक। इसमें अभी हमने सिंचाई के बारे में पढ़ा। सिंचाई किससे करेंगे? कुएं से, नदी से, तालाब से, नहरों से। ठीक है, या नदी उठाव प्रणाली से। फसल पैटर्न में हमने 3 बात करी, फसल, मिश्रित फसल की, अंतरा फसलीकरण की, और आपकी तीसरी किसकी बात करी? तीसरी और लास्ट हम लोगों ने बात करी है उसकी, फसल चक्र की। ठीक है, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम हमारा तीसरा टॉपिक, फसल सुरक्षा प्रबंधन। ठीक है, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? फसल सुरक्षा प्रबंधन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ, चलो हाँ, तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फसल सुरक्षा प्रबंधन। अब फसल सुरक्षा प्रबंधन, नाम से समझ में आ रहा है कि फसल की सुरक्षा करनी है हमको, उसकी सुरक्षा के लिए कुछ प्रबंध करने हैं। ठीक है, हम फसल की सुरक्षा के लिए कौन कौन से प्रबंध करें ताकि हमारी फसल खराब ना हो। सबसे पहली बात, फसल को नुकसान कौन पहुंचाता है? फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, देखो कि मान लो ये फसल है, हम बात कर रहे हैं कि फसल को नुकसान कौन पहुंचाता है आखिरकार। ये खेत बना लेते हैं अपन। ठीक है, क्या बना लिया? ये खेत बना लिया, ये फसल हो रही है आपकी। ये फसल हो रही है। अब इस फसल को हमको सुरक्षा करनी है, तो सबसे पहली बात है कि इस फसल को नुकसान कौन पहुंचाएगा? नुकसान पहुंचा सकता है एक तो कीट। ठीक है, यहां पर क्या उग सकती है? खरपतवार। खरपतवार क्या करेगी? सारा पोषण इसमें से ग्रहण कर लेगी। तो एक तो हो गया आपकी कीट, हो गई, दूसरे हो गया खरपतवार। ठीक है, बहुत सारे और देखो, चलो बात कर लेते हैं। क्या लिखा है? खेतों में फसल को खरपतवार, कीट, पीड़क, रोगों से प्रभावित होती है। या तो फसल को कौन प्रभावित करेगी? खरपतवार उग जाएगी जो सारा पोषण खुद ले लेगी और फसल को पोषण नहीं मिलने देगी, जिससे हमारा उत्पादन कम होगा। दूसरा की फसल में कोई कीट लग गया तो वो कीट सारी फसल को खा जाएगा। फिर देखो कि फसल के अंदर मान लो कोई रोग लग गया। ठीक है, यदि समय रहते खरपतवार पीड़कों को नियंत्रित नहीं किया गया तो फसल को बहुत बड़ी हानि हो सकती है। मान के चलो हमारी पूरी फसल का उत्पादन खत्म कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, फिर देखो खरपतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं। खरपतवार क्या होते हैं? कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं जो कृषि से या फिर जो भूमि से क्या ले लेते हैं? पोषक तत्व ले लेते हैं। एग्जाम्पल देख लो खरपतवार की, सबसे पहले आ गया गोखरू जेंथियम, आ गया गाजर ग्रास, आ गया जिसे पार्थेनियम बोलते हैं, मोथा, साइलम, नोडस और खरपतवार भोजन स्थान व प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। खरपतवार क्या करती है?
फसल से स्पर्धा करती है, फसल से लड़ाई करती है। वो खरपतवार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पोषण, ज्यादा से ज्यादा सब कुछ उसको मिले, उस खरपतवार को मिले, और हमारी फसल को पोषक तत्व वगैरह नहीं मिल पाते, जिससे हमारी फसल कमजोर हो जाती है, धीरे धीरे खराब हो जाती है। खरपतवार पोषक तत्व भी लेते हैं। खरपतवार के नाम याद होने चाहिए। और खरपतवार क्या करती है, पोषक तत्वों से जो हमारी फसल है उससे स्पर्धा करती है, कंपटीशन करती है। जो ज्यादा भोजन लेगा वो वृद्धि करेगा, ठीक है। अब जिन फसलों में वृद्धि कम होती है, इसलिए अच्छी पैदावार के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही खरपतवार को खेतों से निकाल देना चाहिए। अगर हमारे खेतों में हमें अच्छी वृद्धि करनी है, हम चाहते हैं कि हमारी फसल का उत्पादन अधिक हो, तो शुरुआत में ही जब खरपतवार वहां पर उगती है तो उसको हटा देना चाहिए, ठीक है। फिर आता है कि कीट पीड़क। हमने खरपतवार की बात कर ली। खरपतवार अगर हमारी फसल को कैसे नुकसान पहुंचाएगा। खरपतवार, सबसे पहली बात, खरपतवार के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गाजर ग्रास हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल याद रखने। खरपतवार क्या करती है, फसल से स्पर्धा करती है ज्यादा से ज्यादा पोषण लेने के लिए। वो क्या चाहती है कि उसको उससे ज्यादा पोषण मिले। उसके बाद में क्या हो गया कि अगर हमें अच्छी फसल चाहते हैं कि हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी हो, तो हमें फसल खरपतवार को मतलब खेतों में स्टार्टिंग में ही हटा देना चाहिए। फिर बात करते हैं कीट व पीड़क फसल को किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे पहली बात, वो उसकी पत्तियों को खा सकते हैं, कोशिका से उसका रस चूस सकते हैं। तो देखो, प्राय कीट पीड़क 3 प्रकार से पौधों पर आक्रमण करते हैं। जो भी कीट होते हैं, पीड़क होते हैं, 3 प्रकार से पौधों के ऊपर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। पहला है, ये मूल तने पत्तियों को काट देते हैं, ठीक है। पौधों के विभिन्न भागों में कोशिका रस को चूस लेते हैं। क्या करते हैं, पहले तो मूल तने पत्तियों को काट देते हैं और पौधों के विभिन्न भागों से कोशिकीय रस को चूस लेते हैं और तन व फलों में छिद्र कर देते हैं। देखा आपने कि स्टेम के अंदर छेद कर दिया। कुछ फ्रूट्स वगैरह आप खरीदने जाते हो तो मम्मी आपको बोलती है कि फ्रूट्स वगैरह, सब्जी वगैरह छांट के लेने चाहिए, क्योंकि उसमें छेद वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये करता कौन है, ये कीट वगैरह, इंसेक्ट वगैरह ही करते हैं। अब इसको रोकने के लिए वहां पर क्या लेते हैं, हम रसायननाशी लेते हैं, कीटनाशी लेते हैं। क्या करते हैं, फसल के अंदर फसल को खराब कर देते हैं। जब भी फसल को खराब करेंगे तो उत्पादन कम होगा। तो देखो, इस प्रकार से फसल को खराब कर देते हैं और फसल उत्पादन कम हो जाता है। कैसे खराब करते हैं, 3 है। पहले तो क्या करेंगे, उनके पत्ते वगैरह को काट जाते हैं, फिर उसकी कोशिका से रस को चूस लेते हैं, या फिर आप बोल दो उसके तने में, फ्रूट के अंदर छेद कर देंगे। क्लियर। अब पौधे में रोग कौन उत्पन्न करता है। देखो, मैंने आपको क्या बताया, फसल को किस से प्रबंधन करना चाहिए। फसल का प्रबंधन हमें सबसे पहले करना चाहिए खरपतवार से, दूसरा हमें कीट व पीड़कों से, तीसरा हमें करना चाहिए रोगों से। फसल के अंदर रोग कौन कौन उत्पन्न कर सकता है, तो फसल के अंदर रोग उत्पन्न कर सकता है आपका बैक्टीरिया, कवक और वायरस। ये सब फसल के अंदर रोग उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे रोग कारकों द्वारा ही होता है, ये मिट्टी, वायु, हवा में उपस्थित रहते हैं और इन माध्यम द्वारा पौधे में फैलते हैं। खरपतवार कीट रोग पर नियंत्रण कई विधियों द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए सर्वाधिक प्रचलित विधि है पीड़कनाशी रसायन का उपयोग किया जाता है। इन पर नियंत्रण पाने के लिए खरपतवार को हटाने के लिए खरपतवार नाशी आती है, कीट को हटाने के लिए पीड़क की वो कीटनाशी आती है, ठीक है। तो देखो, इसके अंतर्गत शाकनाशी क्या हो गई, शाकनाशी किसका नाश करेगी, खरपतवार का। कीटनाशी किसको हटाएगी, कीट को। कवकनाशी किसको हटाएगी, कवक को। इन रसायनों को फसलों के ऊपर छिड़कते हैं और बीज तथा मिट्टी में उपचार के लिए प्रयोग में करते हैं, किंतु इनके अधिक उपयोग से देखो हम लोगों ने क्या करा, हमने फसल बोई खेत में, अब हमारी फसल का उत्पादन भी अच्छा हो रहा है, परंतु क्या हो रहा है कि वो फसल जो है कहीं ना कहीं खरपतवार उग रही है, उसके कारण फसल हमारी खराब हो रही है, उसका उत्पादन, या फिर कीट वगैरह के कारण या रोग लगने के कारण हमारी फसल खराब हो रही है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, हमारी फसल को सेव करना है, हमको बचाना है, क्योंकि हमें उच्च उत्पादन चाहिए। हमारी फसल हमने बोई है तो हमें फायदे के लिए तो बोई है कि हमको फायदा चाहिए उससे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रसायनों का यूज करते हैं। खरपतवार को हटाने के लिए खरपतवार नाशी, कीटों को हटाने के लिए कीटनाशी, कवकों को हटाने के लिए कि कवकनाशी, ये सब पेड़ों के ऊपर छिड़कते हैं, मिट्टी के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, फसल का उत्पादन तो अधिक होता है, परंतु एक लंबे समय तक इन सब का यूज करने से आपकी मिट्टी के अंदर क्या हो जाती है, आपकी इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। या फिर आप बोलो कि जो कवकनाशी है, कीटनाशी और शाकनाशी, ये पर्यावरण प्रदूषित करते हैं। देखो, अधिकांश उपयोग से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि कई पौधों में तथा जानवरों के लिए विषैले हो सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन सकते हैं। यांत्रिक विधियों द्वारा खरपतवार को हटाया जा सकता है, बहुत सारी यांत्रिक विधियां होती हैं, ठीक है। और अब थर्ड टॉपिक का लास्ट पॉइंट आता है आपका अनाज का भंडारण। देखो,
अनाज का भंडारण। अब आपने क्या कर लिया, फसल बोली, आपने अच्छी फसल बोई, संकरण करा के अच्छी फसल प्राप्त कर ली, अच्छी फसल भी आपको मिल गई। अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि आपका जो अनाज मिला है, आपको उस फसल से जो उत्पाद मिला है उसका भंडारण करना है। तो उस समय आप क्या क्या ध्यान रखेंगे कि आपका फसल का जो उत्पाद है या फिर जो अनाज है उसका भंडारण किस प्रकार करें कि वो खराब ना हो। ठीक है, क्लियर है। अब तक हमने फसल उगाई, फसल को हमने क्या करा, सुरक्षा की बातें भी देखी, उसका प्रबंधन कैसे करेंगे कि उसमें कीट नहीं लगने देंगे, उसमें हम खरपतवार नहीं उगने देंगे, ठीक है, उसमें कोई रोग नहीं होने देंगे। उसके बाद में हमें हमारा उत्पाद मिल गया, हमारा अनाज मिल गया। अब इस अनाज का भंडारण, इस अनाज का भंडारण किस प्रकार करें, हम लोग इस अनाज का भंडारण किस प्रकार करें कि हमें इसको क्या हो, ये खराब ना हो। इस अनाज का भंडारण किस प्रकार करें कि ये अनाज जो है आपका खराब ना हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमको इसको दो चीजों से बचाना है, एक तो जैविक कारक और एक अजैविक कारक। ठीक है, जैविक कारक, जैविक कारक में क्या आ गए, आपके सजीव आ गए। देखो आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें क्या होता है, कीड़े वगैरह लग जाते हैं अनाज के अंदर, देखा है। तो अनाज को सबसे पहले हमें किससे बचाना है, जैविक कारकों से बचाना है। ठीक है, जैसे कि इल्ली वगैरह हो जाती है धान में, इल्ली वगैरह लग जाती है, फिर वो धान को खोखला कर देती है, धान में छेद कर देती है, ठीक है, धीरे धीरे उसको पाउडर बना देती है। ठीक है, तो जैविक कारकों से बचाना है। दूसरा क्या बताना है, अजैविक, मतलब ज्यादा धूप से, पानी से, धूप से, इन सब से इसको क्या करना है, बचाना है, सेव करके रखना है। अब देखो ये भंडार किया है आपने अनाज को, मान लो बारिश आ गई ऊपर से, तो ये सारा अनाज खराब हो जाएगा ना, ऑब्वियसली बात है। या फिर जो ये अनाज पड़ा है, इस अनाज के ऊपर क्या लग गया, कोई रोग लग गया, कोई कीट लग गया, ठीक है, कोई रोगजनक लग गया, वो धीरे धीरे इस अनाज को पूरा खत्म कर देगा, जैसे कि इल्ली। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दवाई डाल के रखते हैं इसके अंदर, या फिर नीम के पत्ते डाल के रखते हैं, जिससे कि क्या होता है, गेहूं में इल्ली वगैरह नहीं लगती है। हम लोग घर के अंदर जब गेहूं को स्टोर करते हैं, ठीक है, इतने बड़े लेवल पे नहीं जाकर हम हमारे घर की बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अब थोड़े दिनों में गेहूं आएगा सबके घरों में, तो गेहूं को क्या करते हैं, धान की मतलब एक टंकी होती है या फिर सब अलग अलग स्टोर करते हैं, तो उसके अंदर नीम के पत्ते वगैरह डालकर क्या किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, उन नीम के पत्तों से या फिर आप बोलो दवाइयों से क्या होता है, उसके अंदर रोग नहीं लगता है, या फिर आप बोल सकते हो इल्ली वगैरह नहीं लगती है। ठीक है, तो उससे बचाया जा सकता है। क्लियर। तो देखो अनाज का भंडारण, जो हमने फसल बोई है उस फसल का जो उत्पाद मिला है उसका भंडारण हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखो कृषि उत्पाद के भंडारण में बहुत सी हानि हो सकती है। कृषि उत्पाद का भंडारण करोगे तो बहुत सी हानि हो सकती है। इस हानि के जैविक कारक, ये हानि हमें किससे हो सकती है, जैविक कारकों से हो सकती है, कीट से, कृंतक से, कवक से, चिचड़ी से, जीवाणु से। तथा इसकी हानि के अजैविक कारक भंडारण के साथ उपयुक्त नमी और ताप, ठीक है, नमी और ताप, ये कारक उत्पादक की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं, अंकुर करने की क्षमता को कम कर देते हैं, उत्पाद को बदरंग कर देते हैं। ये लक्षण बाजार में उत्पाद की कीमत को कम कर देता है। अब देखो अगर आपने अनाज का भंडारण किया, मान लो गेहूं का भंडारण किया, इसमें कीट लग गया, जब इसमें कीट लग गया या फिर इसमें इल्ली लग गई तो वो धीरे धीरे इसको अंदर ही अंदर खोखला करेगी। जब वो इसको अंदर अंदर खोखला करेगी, इसका वेट कम होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको बाजार में बेचने जाओगे तो क्या आपको इतनी कीमत मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए थी? नहीं मिलेगी ना। तो इसका भंडारण बहुत ही सुरक्षा से करना चाहिए, ध्यान रखकर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी जो कीमत है वो कम हो सकती है। फिर देखो इन कारकों पर नियंत्रण पाने के लिए उचित उपचार व भंडार का प्रबंधन होना चाहिए। निरोधक व नियंत्रण विधियों का उपयोग करके भंडारण करने से पहले किया जाता है। इन विधियों में भंडारण से पहले ही उत्पाद में नियमित सफाई व अच्छी तरह सुखाना, पहले सूर्य के प्रकाश में फिर छाया में, और धूमक फुमिगेशन का उपयोग जिससे कि पीड़क मर जाते हैं। ठीक है, अगर आपको फसल का भंडारण करना है तो फसल को पहले आपको प्रॉपर ड्राई करना होगा। ठीक है, प्रॉपर ड्राई, पहले धूप में सुखाओ, फिर आप उसको क्या करें, छाया वाले स्थान में सुखाओ। तो उससे क्या होगा, आपकी फसल जब पूरी सूख जाएगी उसके बाद में आप उसमें दवाई वगैरह डालो, केमिकल्स तो नहीं, दवाई वगैरह डालते हैं, या फिर उसको हमारे घर तो हम लोग क्या करते हैं, नीम के पत्ते डाल के रखते हैं, जिससे क्या होता है वो खराब नहीं होता है। तो उसको क्या करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, इन सबसे, किससे, जैविक कारकों से और अजैविक कारकों से। कहीं ना कहीं वो उसको क्या कर सकते हैं, उसका उत्पादन घटा सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, अनाज का भंडारण करते हैं।
क्लियर है? इस प्रकार हम क्या करते हैं, अनाज का भंडारण करते हैं। और इसी के साथ आपके चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपके चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक ये पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक में ये चारों टॉपिक पढ़ के चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? आई होप आप सभी लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। देखो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिंचाई पढ़ा है, फसल पैटर्न पढ़ा है और फसल सुरक्षा प्रबंधन पढ़ा है। ठीक है, कि फसल का सुरक्षा हम किस प्रकार करेंगे। क्लियर? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।